नमस्कार, मैं हूं बरखा बली और स्वागत करती हूं आपका आपके पसंदीदा शो स्पॉटलाइट मिशन 2047 में। इस कार्यक्रम में हम आपको यूपी के विकास की गाथा बताते हैं। देखिए, 2017 के बाद से यूपी लगातार विकास की राह पर अग्रसर है और इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको तमाम जिलों के विकास की कहानी आप तक पहुंचाते हैं। और आज सबसे पहले बात करते हैं कन्नौज की, जहां पर मेडिकल जो उसका कॉलेज है वो लोगों के लिए वरदान साबित हो गया। देखिए, मेडिकल स्वास्थ्य जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं बेहतर होगा तो लोगों की जिंदगी बचेगी। ऐसे में यूपी लगातार स्वास्थ्य के राह पर अग्रसर हो रहा है। तो देखिए, कन्नौज की एक रिपोर्ट देखते हैं। ये तस्वीर दिल्ली या मुंबई की नहीं है। अस्पताल के अंदर की ये वर्ल्ड क्लास सुविधाएं किसी बड़े अस्पताल नेटवर्क की नहीं है। तस्वीरें कन्नौज के सरकारी अस्पताल की हैं। कभी ये इमारत इत्र नगरी कन्नौज में सरकारी अनदेखी और अव्यवस्था की दुर्गंध का प्रतीक था। इस अस्पताल को बने करीब 2 दशक हो चुके हैं, लेकिन सही मायनों में ये कन्नौज वासियों का जीवन रक्षक पिछले कुछ वर्षों में बना है। सपा सरकार ने बिल्डिंगें तो बना दी, लेकिन न पद स्वीकृत किए, न मशीनें स्वीकृत की। अब इन सभी चीजों को एक एक करके हम लोगों ने ठीक किया है और हमारे तरह तरह के जो ऑपरेशन थिएटर हैं उनको हम लोग तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, अत्याधुनिक उपकरण लगा रहे हैं। कैंसर की जो डे केयर सुविधाएं हैं वो अपनी शुरू हो चुकी हैं। सीटी स्कैन की व्यवस्थाएं हम लोग आगे बढ़ा चुके हैं और साथ साथ जिला अस्पताल के साथ मिल करके ब्लड डोनेशन और ब्लड बैंक की व्यवस्थाएं मजबूत हो चुकी हैं। जल्दी ही जो मॉर्चरी की व्यवस्था है उसको भी हम लोग लेकर के आ रहे हैं, पोस्टमार्टम हाउस को मेडिकल कॉलेज में। उससे लोगों को आसानी होगी और सुविधा होगी। कुल मिला के कोशिश ये है कि कन्नौज से बाहर यदा कदा ही किसी को इलाज के लिए जाना पड़े, ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं हमारे कन्नौज में ही लोगों को मिल जाए। यूपी में योगी सरकार ने 2017 में सत्ता में आने के बाद ही यूपी के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी काम किया है। जब योगी आदित्यनाथ ने पहली बार यूपी की कमान संभाली थी तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी राज्य के मेडिकल ढांचे और मेडिकल सुविधाओं में सुधार की थी, क्योंकि उस समय मेडिकल के पैमानों पर यूपी बड़े राज्यों में सबसे फिसड्डी था। 2016 में नीति आयोग ने राज्यों का स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया था। 28.61 अंक के साथ यूपी सबसे निचले पायदान पर था। 2016 में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के मुताबिक 12 से 23 महीने की उम्र के केवल 51% बच्चों का टीकाकरण हुआ था। मातृ मृत्यु दर में यूपी पूरे देश में सबसे फिसड्डी था, जबकि शिशु मृत्यु दर के मामले में भी यूपी निचले पायदान पर था। अब सवाल ये है कि यूपी आजादी के बाद से ही देश का सबसे बड़ा राज्य रहा है। आबादी के मामले में भी यूपी देश में टॉप पर रहा है, तो फिर स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं में दुविधाओं का ये लंबा दौर क्यों चला? 2017 से पहले यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर के पिछड़ेपन के कारणों की बात करें तो जो फौरी तौर पर दिखता है वो ये है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, सीमित बजट और कमजोर प्रशासनिक निगरानी, स्वास्थ्य को लेकर नीतिगत प्राथमिकता की कमी, मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों की कमी। कई जिलों में जिला अस्पताल तक नहीं था और जहां था वो भी बहुत सक्षम नहीं था। हेल्थ वर्करों की भारी कमी, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टरों और नर्सों की भारी कमी। 2016 तक केवल 48% डॉक्टर पद ही भरे थे। इमरजेंसी सेवाएं कमजोर, 102 एम्बुलेंस सेवा शुरू हुई, लेकिन रिस्पांस टाइम 30 से 45 मिनट था। ग्रामीण क्षेत्रों तक एम्बुलेंस की पहुंच सीमित थी। टीकाकरण जन स्वास्थ्य अभियान की कमजोरी, कई जिलों में टीकाकरण अधूरा था। पूर्वांचल में जापानी इंसेफ्लाइटिस, मलेरिया, कालाजार से हर साल हजारों मौत होती थी। स्वास्थ्य डेटा और मॉनिटरिंग तंत्र का अभाव, हेल्थ डैशबोर्ड या रियल टाइम निगरानी प्रणाली नहीं थी। बुनियादी ढांचा जर्जर, कई प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिना बिजली, पानी, दवाओं और जरूरी उपकरणों के चल रहे थे। कई भवन जर्जर थे जहां इलाज संभव नहीं था। और ये वही उत्तर प्रदेश है जिसके बारे में लोग कहते थे यहाँ नहीं हो पाएगा, यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाएगा। आज कैसे बन गए? हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है। हर जनपद मेडिकल कॉलेज के साथ एक नर्सिंग कॉलेज भी बन रहा है। पैरामेडिकल का भी संस्थान वहां पर खड़ा करने की तैयारी हो रही है। क्वालिटी कंट्रोल के लिए क्वालिटी QCI को उसके साथ जोड़ा गया है और वह निरंतर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है।
ये परिणाम आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है, उसकी सराहना हो रही है। जो कार्यक्रम हमने यहां उतारा आज उसको भारत सरकार ने पूरे देश के अंदर लागू करने के लिए कहा है। मिशन ग्रामीण के अंतर्गत जो कार्यक्रम उत्तर प्रदेश ने अक्टूबर 2022 में यहां लागू किया, आज पूरे देश के अंदर उसको लागू करने की कवायद प्रारंभ हो गई है। 2017 में सत्ता में आने के बाद ही सीएम योगी ने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम शुरू किया। हर जिले में मेडिकल कॉलेज योजना पर तो काम हुआ ही, लेकिन साथ ही साथ जो पहले से मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था उसको दुरुस्त और चुस्त करने का काम मिशन मोड पर किया गया। कन्नौज के मेडिकल कॉलेज पर भी इसी के तहत काम हुआ। 2017 तक आलम ये था कि कन्नौज मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी पढ़ने वाले 105 चिकित्सा टीचरों की जरूरत थी, जबकि थे महज 47। वहीं 49 सीनियर डॉक्टर की जरूरत थी, लेकिन थे महज 20। 17 फार्मासिस्ट के पद थे, लेकिन नियुक्त हुए महज 5। यही हाल नर्स स्टाफ का था। 365 की जरूरत थी, लेकिन भर्ती किए गए महज 151। इसी तरह 66 लैब टेक्नीशियन पद पर सिर्फ 48 ही भरे गए। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में आरोप ये भी लगे कि कन्नौज मेडिकल कॉलेज जूनियर डॉक्टर ही चला रहे थे, क्योंकि जूनियर डॉक्टरों के 90 पद खाली थे, भरे गए थे 84। अब जूनियर डॉक्टरों के अनुभव और इलाज की एक सीमा है, इसलिए मेडिकल कॉलेज होते हुए भी कन्नौज के लोगों को बेहतर इलाज के लिए लखनऊ या किसी दूसरे बड़े शहर भागना पड़ता था। 6 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से प्रदेश ने अपने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतरीन किया है। हमारी परंपरा भी इस बात को कहती है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी जितने भी धर्म के साधन हैं ये सभी स्वस्थ शरीर से ही संभव हो पाएंगे। उत्तम आरोग्यता को प्राप्त करना। जब राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत हो और नियत जन कल्याण की हो तो क्या कमाल होता है। मेडिकल सेवाओं में इसका सबसे बड़ा उदाहरण कन्नौज मेडिकल कॉलेज की है। कभी जिस मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों और सुविधाओं की कमी थी, अब वहां ऐसे काम हो रहे हैं जो प्रदेश में कहीं नहीं हुए। खास तौर से एक टर्निंग पॉइंट ये रहा इस कॉलेज के बनने से, जब 2023 में हमारे MD-MS के कोर्सेज शुरू हुए। और MD-MS की जो हम लोग को पहले से नॉन क्लिनिकल में 2021 में 2 विषयों में हमें 4 सीटें मिली थी, और 2023-24 सत्र में हमको मिली है लगभग 52 सीटें। सारे क्लिनिकल सब्जेक्ट, सर्जरी, ऑर्थो, मेडिसिन, गायनी, पीडियाट्रिक्स, एनेस्थीसिया, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और एनाटॉमी एवं नॉन क्लिनिकल में भी लगभग 12 सब्जेक्ट में 52 सीटें मिली, क्योंकि स्टेट में सर्वाधिक थी किसी राजकीय मेडिकल कॉलेज में। तो हमारे लिए वो टर्निंग पॉइंट रहा। उससे क्या है कि हमारी जो चिकित्सीय सेवाएं एकदम से प्रभावित, बहुत ही उच्च स्तर पर चली गई हैं। कन्नौज मेडिकल कॉलेज के कायाकल्प के लिए योगी सरकार ने 3 स्तर पर काम शुरू किया और कुछ ही समय में इसका असर भी दिखने लगा। कन्नौज मेडिकल कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2017 में कन्नौज मेडिकल कॉलेज के कैंसर अस्पताल का निर्माण पूरा हुआ। साल 2020 से 2022 तक MD और MS सीटों को बढ़ाया गया। साल 2021 में नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्स की शुरुआत हुई। OPD, ICU, लैब्स, ब्लड बैंक, इमरजेंसी सेवाओं का विस्तार हुआ। कार्डियोलॉजी विभाग को शुरू किया गया, अलग ब्लॉक बना। अक्टूबर 2025 में किडनी के कैंसर का सफल ऑपरेशन करने वाले यूपी के चुनिंदा मेडिकल कॉलेजों में शामिल हुआ कन्नौज मेडिकल कॉलेज। कैंसर, किडनी का कैंसर हमारे यहाँ यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर नितिन गुप्ता, उनके द्वारा किया गया था। बाकी तो बाकी ये पहला था यहाँ पे इस पूरे एरिया में। कितना क्रिटिकल था ये? काफ़ी क्रिटिकल सर्जरीज होती हैं इसमें। ICU बैकअप प्लस हमारे ICU बहुत अच्छे संचालित हैं। हमारे यहाँ 9 ऑपरेशन थिएटर्स इस टाइम संचालित हो गए हैं। इमरजेंसी राउंड द क्लॉक ऑपरेशन चलते हैं इमरजेंसी में। हम चाहते हैं कि यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी जैसे कार्डियोलॉजी है वो चलेगा, तो हार्ट के पेशेंट्स जो यहाँ से नहीं उपचार हो पाता, जैसे हार्ट के पेशेंट सुपर स्पेशलिटी हमारा ब्लॉक शुरू होते ही तो एक बहुत बड़ा टर्निंग पर, प्लस कैंसर हॉस्पिटल हमारा फुल फ्लेज शुरू हो जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है लोग लखनऊ नहीं जाएंगे, लोग कानपुर नहीं जाएंगे, इवन वहाँ के आसपास के एरिया के लोग यहाँ आए।
इसी मेहनत और विजन का नतीजा था कि यूपी में आजादी के बाद के 70 साल में जो नहीं हुआ वो योगी सरकार ने महज 8 साल में कर दिखाया। 2017 से पहले यूपी में 12 सरकारी मेडिकल थे, अब 44 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं। यूपी में जहां 2017 से पहले सरकारी और प्राइवेट मिलाकर कुल 15 मेडिकल कॉलेज थे, वहीं अब मेडिकल कॉलेजों की संख्या 80 हो चुकी है। 2017 से पहले जहां सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर के 48% पद ही भरे गए थे, वो योगी सरकार में अब 71% के करीब है। एम्बुलेंस सेवाओं की बात करें तो 2017 तक 102 एम्बुलेंस सेवा थी, लेकिन रिस्पांस टाइम आधे से पौना घंटा था। योगी सरकार ने 102 के साथ 108 एम्बुलेंस सेवा शुरू की है और रिस्पांस टाइम घटाकर 9 से 10 मिनट तक कर दिया है, जिससे अब ये ज्यादा कारगर साबित हो रही है। पहले हेल्थ बीमा कवरेज सीमित था, अब 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी सरकारी हेल्थ बीमा कवरेज के हैं। मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आई है, जो पहले 1000 पर 285 थी, वो अब घटकर 151 रह गई है और जल्द ही और कम करने की कोशिशें हो रही हैं। नवजात मृत्यु दर भी पहले की अपेक्षा 28 से घटकर 26 हो गई है और शिशु मृत्यु दर 38 से घटकर 37 हो गई है। योगी सरकार की कोशिश है कि मेडिकल मानचित्र पर यूपी देश का ग्रोथ इंजन बने। यूपी में मेडिकल टूरिज्म की भी अपार संभावनाओं पर योगी सरकार लगातार काम कर रही है। पिछले 8 साल में मेडिकल इंफ्रा और सुविधाओं के क्षेत्र में जो सुधार हुआ है, उससे ये उम्मीद है कि आने वाले समय में यूपी की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन कराने में मेडिकल क्षेत्र का भी बड़ा योगदान होगा। तो स्पॉटलाइट मिशन 2047 में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक विराम। अरे कहाँ जा रहे हैं आप सभी? साहब, खेत की तरफ, वहाँ कंबाइन से कटाई चल रही है। देखो किसान भाइयों, कटाई के बाद बचे धान के फसल अवशेष में आग न लगाना। काहे साहब? फसल अवशेषों को जलाने से वातावरण प्रदूषित होता है, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां बढ़ती हैं, खेत के मित्र कीट और जीवांश मर जाते हैं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है। तो साहब क्या करें? पराली प्रबंधन करें, इन्हें खेत में डीकम्पोजर डालकर सड़ाएं, कार्बनिक खाद बनाएं। जी साहब। तो स्पॉटलाइट में आगे बढ़ते हैं। कन्नौज के बाद अब बारी है कानपुर देहात के विकास की, जहां सरवनखेड़ा गांव के शिक्षकों ने सरकारी स्कूल का कायाकल्प कर एक नई मिसाल पेश की है। जहां चाह होती है वहां राह मिल जाती है। कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस शेर का एक एक हर्फ जिंदा हो जाता है इस इमारत में, क्योंकि इस इमारत के अंदर जज्बे की चाक पर कुछ दीवाने कच्ची मिट्टी से गढ़ रहे हैं कल के भारत की बुलंद तस्वीर, जिस उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल को बदहाली का दूसरा नाम ही समझ लिया गया था, जिस उत्तर प्रदेश में माँ बाप की मजबूरी बच्चों को सरकारी स्कूल की दहलीज तक ले जाती थी और स्कूल के अंदर से पढ़ के भी अनपढ़ होने की मजबूरी बाहर आती थी, उसी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में बदहाली के अतीत के कीचड़ों के बीच उम्मीदों का कमल खिल रहा है। लोगों को बताया गया था कि कंप्यूटर में क्या करना चाहिए, जैसे यहाँ पे बताया गया कि कंप्यूटर में डेटा फीड करना। दीदी के समझाने के बाद हम लोग यहाँ भी पढ़ते हैं और घर ले जाने के लिए भी किताबें मिलती हैं, तो हम लोग को ज्यादा समझ में आएगा। ये कानपुर देहात का सरवनखेड़ा है। गांव छोटा है, लेकिन यहाँ कुछ लोगों के हौसले बड़े हैं, जिन्होंने इस इमारत को हसरतों का आसमान बना दिया है। ये है ऋषभ वाजपेयी, ये है दीपमाला मिश्रा और ये है अनंत त्रिवेदी। सरवनखेड़ा के उच्च प्राथमिक विद्यालय में जब इनकी नियुक्ति हुई तो बस इमारत थी। सुविधाओं के नाम पर धूप पानी से बचाने के लिए इमारत, चंद कुर्सियां, कुछ मेज और रस्म अदायगी के लिए चंद बच्चे। साल 2013 में स्कूल में सिर्फ 20 छात्राएं थीं। स्कूल में प्रोजेक्टर और टीवी नहीं था। स्कूल में शौचालयों की हालत बेहद खराब थी। स्कूल में बच्चे रेगुलर नहीं आते थे। अधिकतर माँ पिता भी बच्चों को स्कूल भेजने के पक्ष में नहीं थे। बालिका शिक्षा की अगर बात करें तो निश्चित रूप से जब मैं विद्यालय आया था तो यहाँ पर नामांकन तो
कम था ही, साथ में बच्चियों का जो ठहराव था वो भी काफ़ी कम था। उसके लिए हमने अभिभावकों के साथ बैठक की, विद्यालय की साफ़ सफाई और विशेषकर शौचालय की साफ़ सफाई पर ध्यान दिया गया। बच्चियों के लिए एक अच्छा वातावरण, विद्यालय में स्वच्छ वातावरण आवश्यक होता है। उसी के हमने प्रयास करते हुए शौचालय बनवाए और इंसिनरेटर की साफ़ सफाई करवाई, उसको उपयोग में लाए और अभिभावकों के साथ बैठक की कि बच्चियों को जो घर के कार्यों में लगा रहे थे और छोटे भाई बहनों की देखभाल में लगा रहे थे, उस पर हमने उनके साथ अभिभावकों के साथ बैठक करते हुए गांव में सर्वे कराया और बच्चियों को विद्यालय लाने के लिए प्रयास किया गया। हर बड़े काम की तरह इसमें भी शुरुआत में बड़ी मुश्किलें आईं। 2013 के आसपास शुरू हुई ये कोशिश शुरुआत में बहुत सफल नहीं हुई। ना तो बच्चों के अभिभावकों ने बहुत रुचि दिखाई और ना ही सरकार की योजनाओं का बहुत साथ मिला। लिहाजा सरवनखेड़ा के इन तीनों शिक्षा दीवानों ने अपने पैसे खर्च कर बच्चों के लिए सुविधाएं जुटाई। टीचरों ने टीवी और प्रोजेक्टर अपने पैसों से स्कूल में लगवाया। अपने पर्सनल इस्तेमाल वाले लैपटॉप और बाकी अत्याधुनिक सुविधाएं स्कूल को मुहैया कराई। स्कूल स्टाफ के व्यक्तिगत कोशिशों से स्कूल के लिए CSR फंड के तहत फर्नीचर उपलब्ध कराया। इन व्यक्तिगत प्रयासों ने गांव में पढ़ाई का एक माहौल बनाया, लेकिन टर्निंग पॉइंट तब साबित हुआ जब 2017 में योगी सरकार आई, क्योंकि सीएम योगी को भी विरासत में वही चुनौतियां मिली थी जिसे सरवनखेड़ा के ये 3 शिक्षा क्रांतिकारी 2013 से ही झेल रहे थे। यद्यपि 2017 से विद्यालयों में जो बच्चे पहले तो एडमिशन नहीं ले पाते हैं, एडमिशन लेते हैं तो उसमें से आधे बच्चे ऐसे होते थे एडमिशन लेने के बाद फिर स्कूल नहीं जाते थे। अगर किसी ने तीसरी, चौथी या 5वीं क्लास पास कर ली तो उसके बाद वो 6ठी क्लास में एडमिशन नहीं ले पाता था। 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास में उसने पास कर ली तो 9वीं में एडमिशन नहीं लेता था। यानी परिणाम क्या था कि 9वीं क्लास में एडमिशन लेने वालों की संख्या पहली क्लास में एडमिशन लेने वालों की संख्या की तुलना में आधी रह जाती है। हाई स्कूल के बाद जब सीनियर सेकेंडरी स्तर पर जाता था, इंटरमीडिएट के लिए आता था, उसमें भी कमी आ जाती थी और अंततः स्नातक करने वालों की संख्या 25 से 30% मात्र रह पाती थी। योगी आदित्यनाथ ने सरकार में आते ही सरकारी स्कूलों के कायाकल्प के लिए योजनाओं की झड़ी लगा दी और ये वो योजनाएं थी जो सिर्फ फाइलों की शोभा नहीं बन रही थी, बल्कि ये धरातल पर भी पहुंच रही थी। ऑपरेशन कायाकल्प शौचालय, पेयजल, खेल मैदान, स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी जैसी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। डीबीटी योजना 6 से 14 साल के 1.91 करोड़ बच्चों को 2 यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूते, बैग के लिए हर साल अभिभावकों के खाते में सीधे धनराशि भेजी जा रही है। प्रोजेक्ट अलंकार यूपी के 2441 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में नई कक्षाएं, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, साफ पानी और शौचालय जैसी आधारभूत सुविधाएं दी जा रही हैं। पीएम श्री योजना के तहत 1500 से अधिक विद्यालयों में आधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं। करीब 6500 स्कूलों को नए सिरे से बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय साल 2025 से शुरू इस योजना में 25 से 30 करोड़ रुपए की लागत से प्री प्राइमरी से सीनियर सेकेंडरी तक एक ही कैंपस में सभी सुविधाएं मिलेंगी। साइंस, कंप्यूटर लैब, स्टेडियम और मल्टीपर्पज हॉल के साथ इन स्कूल को अटल आवासीय विद्यालयों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। जब इन टीचरों की भागीरथी प्रयासों को सरकार का साथ मिला तो सरवनखेड़ा के इस स्कूल की बीमार सी इमारत भी चमकने लगी। स्कूल में बच्चियां न सिर्फ आने लगी बल्कि पढ़ने पढ़ाने को लेकर गांव में भी एक माहौल बना। अब स्कूल में कुल 256 बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल में अब कुल 90 छात्राएं हैं। सरवनखेड़ा का उच्च प्राथमिक विद्यालय अब एक मॉडल स्कूल बन गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में ही यूपी में स्मार्ट क्लासेस शुरू की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में ही यूपी में स्मार्ट क्लासेस शुरू की गई। 2017 से पहले यूपी में स्मार्ट क्लासेस नहीं होती थी, लेकिन अब ये हजारों की संख्या में होती हैं। तकनीक का इस्तेमाल योगी सरकार ने स्कूल टीचर और बच्चों सबके स्तर पर की। योगी आदित्यनाथ सिर्फ स्कूल को ही हाईटेक,
नहीं बना रहे, बल्कि वो टीचरों को भी तकनीक के इस रेस में आगे रख रहे हैं। ये टैबलेट जो दिया जा रहा है, ये टैबलेट तकनीकी रूप से आप भी सक्षम हो सके, शासन के साथ एक तारतम्यता आप भी बना सके, लेकिन समय के अनुरूप आप भी अपने आप को आगे बढ़ा करके इस योग्य बन सके कि आने वाली पीढ़ी को आप एक नया मार्ग भी दिखा सकें। यानी आपके पास जितने भी स्मार्ट क्लास की व्यवस्था है या ICT लैब्स जो बन रहे हैं, या आपको समय के अनुरूप 2 कदम आगे बढ़ने के लिए नई प्रेरणा प्रदान करेगा। याद रखना, समाज जहां सोच रहा है, अगर हम उससे 2 कदम आगे बढ़ करके नहीं सोचेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। पहले चरण में हम लोगों ने जब बच्चों को यूनिफॉर्म, बैग, बुक से सभी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई की, तो पहले चरण में एक एक करके दिया गया, धीरे धीरे करके इसको आगे बढ़ाया गया। एक समय ऐसा था जब हम स्कूलों के माध्यम से बैग, बुक्स, शूज, स्वेटर सभी उपलब्ध करवाते थे। फिर ये हुआ कि नहीं, अभी हमें तकनीक का उपयोग करना चाहिए और DBT के माध्यम से पूरी धनराशि बच्चे के अभिभावक के खाते में जाने लग गई। पिछले 8 साल में बेसिक शिक्षा विभाग ने 18,381 स्कूलों में स्मार्ट क्लास की शुरुआत की है, जबकि 7,403 स्कूलों में स्मार्ट क्लास जल्द ही शुरू होने वाले हैं। इसके अलावा 880 विकासखंड में ICT लैब शुरू कर दी गई है। वहीं अब तक यूपी सरकार 2,09,863 स्कूलों को टैबलेट दे चुकी है। वहीं 51,667 टैबलेट के प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सरवनखेड़ा का उच्च प्राथमिक विद्यालय जो कभी अपने हालात पर आंसू बहाता था, लेकिन वहाँ के टीचरों के मनोबल और सरकार के साथ से अब सरवनखेड़ा का ये सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों के साथ रेस लगा रहा है। सर, पहले जो सरकारी स्कूल थे उसमें मैंने ये देखा है कि कंप्यूटर्स भी नहीं थे, स्मार्ट टीवी भी नहीं था, लेकिन आजकल स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर लैब, विद्या शक्ति क्लासेस, हम लोगों की IIT से भी मतलब हमारे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हैं वो हम लोग बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और बहुत से MCQs टेस्ट हम लोग लेते हैं ऑनलाइन, और बच्चे प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों से काफ़ी कम्पीट कर रहे हैं। हमारे स्कूल की एक लड़की थी प्रांशी, जिसको हमने पढ़ाया बहुत अच्छे तरीके से, और उसने अटल आवास जो विद्यालय वाला स्कूल था उसमें परीक्षा उत्तीर्ण करी, और आज वो कानपुर में अच्छे से पढ़ाई प्राप्त कर रही है। अब सरवनखेड़ा का स्कूल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। बच्चे प्रोजेक्टर और स्मार्ट क्लासेस पर पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा मन की बात को सुनकर उनसे प्रेरणा लेकर शिक्षा से समृद्धि के मार्ग पर भी चल रहे हैं। इसमें बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, और प्राइवेटों से भी ज्यादा जो हमारी टीचर है हमारा लोगों को बहुत ज्यादा हम लोगों का ध्यान रखती रहती है। जो चीज नहीं समझ में आती है उनका अच्छे से पढ़ाती हैं। हमारे स्कूल में ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाई होती है, हमारे कंप्यूटर होती है, हमारे स्कूल में अच्छा और साफ शुद्ध भोजन मिलता है। स्कूल में बहुत सारे टीचर्स हैं जो हमें अच्छे से शिक्षा देते हैं, और यहाँ ऑनलाइन क्लासेस, कंप्यूटर की क्लास भी होती है। मेरे स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और ऑनलाइन क्लास भी ली जाती है। यूपी सिर्फ पूरे देश में विकास की ही मिसाल नहीं बन रहा। पिछले 8 साल में शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से यूपी में काम हुआ है, और सरवनखेड़ा के सरकारी स्कूल के टीचरों ने शिक्षा की इस क्रांति में जो अपने निस्वार्थ कोशिश की आहुति दी है, उससे यूपी पूरे देश में जज्बे, हिम्मत और उम्मीदों का नया केंद्र भी बना है। स्पॉटलाइट में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मूवीज और ढेर सारी चैनल्स बिल्कुल फ्री। DD फ्री डिश। अरे कहाँ जा रहे हैं आप सभी? साहब, खेत की तरफ। वहाँ कंबाइन से कटाई चल रही है। देखो किसान भाइयों, कटाई के बाद बचे धान के फसल अवशेष में आग न लगाना। काहे साहब? फसल अवशेषों को जलाने से वातावरण प्रदूषित होता है, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां बढ़ती हैं, खेत के मित्र कीट और जीवांश मर जाते हैं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है। तो साहब क्या करें? पराली प्रबंधन करें। इन्हें खेत में डीकम्पोजर डालकर सड़ाएं, कार्बनिक खाद बनाएं। जी साहब।
तो स्पॉटलाइट में बात करते हैं गोरखपुर की, जहां हाईटेक एफएसएल लैब खुलने से न केवल अपराधों पर लगाम लगेगी बल्कि लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो फीता काट कर उद्घाटन किया है वो पहले से ही देश विदेश में नजीर बने यूपी के कानून व्यवस्था के लिए एक और मील का पत्थर है। यूपी में साल 2017 के बाद से ही योगी सरकार ने अपराध और अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस नीति का नतीजा है कि आज यूपी देश के सबसे सुरक्षित राज्यों में से एक है। लेकिन अब योगी सरकार ने इस मुहिम को एक नई धार दी है। अब ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति अपराध करेगा, पीड़ित भटक रहा है, वर्षों से वह तड़प रहा है, अपराधी मौज मस्ती कर रहा है क्योंकि उसके खिलाफ साक्ष्य नहीं है और इसलिए वह बच निकलता है। लेकिन अब बचेगा नहीं, क्योंकि अपराध होने के कुछ ही घंटे के अंदर उसके खिलाफ पुख्ता साक्ष्य होगा और साक्ष्य के साथ साथ लैब भी होगी जहां पे एक्सपर्ट बता देगा कि हाँ, यह इस व्यक्ति से मिलता जुलता है और इस व्यक्ति ने यह अपराध कारित किया है। गोरखपुर में ए ग्रेड की फॉरेंसिक लैब न सिर्फ अपराध पर लगाम लगाएगी बल्कि युवाओं के लिए रोजगार का नया जरिया भी बनेगी। पहले समझे इस फॉरेंसिक लैब में क्या क्या सुविधाएं हैं और कैसे इससे यूपी में अपराध की नकेल कसी जाएगी। अब हत्या, डकैती, रेप, साइबर क्राइम और धमकी जैसे केस में रिपोर्ट महीनों नहीं बल्कि दिनों में मिलेगी। डिजिटल सबूत, वॉइस मैचिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग से आरोपी की पहचान तेजी से होगी। वैज्ञानिक जांच से बेगुनाह को इंसाफ मिलेगा और असली अपराधी पकड़ा जाएगा। मोबाइल, लैपटॉप और सीसीटीवी कैमरे से डेटा रिकवरी से साइबर अपराधियों पर तुरंत कार्रवाई होगी। नेपाल बॉर्डर से जुड़े मामलों की जांच अब गोरखपुर में ही हो जाएगी। लखनऊ भेजने की जरूरत भी नहीं होगी। घटनास्थल से 2 फॉरेंसिक मोबाइल वैन कुछ ही घंटों में सैंपल इकट्ठा कर लैब में भेज देंगे, जिससे केस में देरी कम होगी। कारतूस व विस्फोटक पदार्थ की बैलिस्टिक व वैज्ञानिक जांच यही होगी। संगठित अपराध पर शिकंजा कसेगा। 18 कमिश्नरी उत्तर प्रदेश में हैं। हर कमिश्नरी में एक लैब हो, उसके लिए हम लोगों ने 6 अन्य स्वीकृत करके वे आज निर्माणाधीन हैं। यानी 18 ये सभी लैब बन जाएंगे तो 18 लैब्स हमारे पास प्रदेश में होंगी। और वह लैब भी केवल सामान्य नहीं, जिनमें हर प्रकार के फॉरेंसिक साइंस से जुड़े हुए उस पहलू की जांच की जा सकती है जिससे अपराधी के खिलाफ एक ठोस साक्ष्य समय पे हम न्यायालय में प्रस्तुत करके उसे दंडित करवा सके। अपराध होता नहीं, लेकिन अगर कहीं छिनैती या लूट की घटना घटित हो गई तो कुछ ही घंटों में अपराधी जेल के शिकंजों में होता है और लंगड़ाता हुआ चलता हुआ दिखाई देता है। यह नया प्रदेश है जो अपराध को स्वीकार नहीं करता है और अपराधियों को यह दिखाने का प्रयास भी करता है कि अगर अपराध किया तो उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। बैलिस्टिक, नारकोटिक्स, सोरोलॉजी, साइबर फॉरेंसिक, डीएनए प्रोफाइलिंग, डॉक्यूमेंट विश्लेषण जैसे एडवांस फॉरेंसिक जांच वाला देश का चुनिंदा लैब है। 6 मंजिला हाईटेक नवीन भवन के निर्माण पर 72 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत आई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश को फॉरेंसिक जांच की अत्याधुनिक सौगात है। साल 2017 से पहले यूपी में सिर्फ 4 फॉरेंसिक साइंस लैब थे, अब 12 लैब हो चुके हैं। यूपी में 6 और फॉरेंसिक साइंस लैब निर्माणाधीन है और जल्द ही यूपी के सभी कमिश्नरी में फॉरेंसिक साइंस लैब भी होगी। जैसा हम जानते हैं, हर निशान, हर सुराग सुलझाता है अपराध का राज। इसी उक्ति को चरितार्थ करते हुए एफएसएल कन्नौज उत्तर प्रदेश की पहली ISO सर्टिफाइड लैब आपके निर्देशन में बन सकी और हम प्रयास करेंगे कि गोरखपुर एफएसएल भी शीघ्र ही ISO सर्टिफाइड लैब बने। तो देखा आपने केंद्र की योजनाओं और योगी सरकार के प्रयासों से कैसे यूपी तरक्की के नए आयाम छू रहा है और हम यूपी के विकास को आप तक पहुंचाने का एक जरिया बन रहे हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में यूपी के विकास की नई कहानियों के साथ। नमस्कार।